नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वीडियो तक हम 100 क्वेश्चन कर चुके थे, तो 101वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा था। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक था, जो गोदावरी नदी के तट पर था। वज्जी और मल्ल ऐसे महाजनपद थे जहां गणतंत्र व्यवस्था थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंबसार किस वंश का शासक था? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हर्यक वंश। बिंबसार को हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने वैवाहिक संबंध के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था, जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने की थी। इसे सेनीय भी कहा जाता था, क्योंकि इसके पास एक स्थायी सेना थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी का ऋग्वैदिक यानी प्राचीन नाम क्या है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वितस्ता। यानी जो झेलम नदी का प्राचीन नाम है वो वितस्ता है। ऋग्वेद में नदियों के प्राचीन नाम अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे रावी का नाम पुरुषुनी था। चेनाब नदी को प्राचीन काल में अस्किनी कहा जाता था। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था, जबकि सतलुज नदी को सुतुद्री के नाम से जाना जाता था। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। इन चित्रों में शिकार, नृत्य और जानवरों के सुंदर दृश्य दिखाई गए हैं। इन गुफाओं की खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। ये चित्र पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक से मध्य पाषाण काल तक के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किस पाल शासक ने करवाया था? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी 200 गांव दान दिए थे। यानी 200 गांव जो है वो धर्मपाल ने दान दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्वान अतीश दीपंकर तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए थे। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी। इसे 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी ने पूरी तरह नष्ट कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है प्रसिद्ध पशुपति शिव की मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलती है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। इस मुहर में एक योगी की आकृति है, जिसे सर जॉन मार्शल ने आदि शिव यानी प्रोटो शिवा कहा था। मुहर पर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा ये 4 जानवर चारों दिशाओं में अंकित है। यहाँ वीडियो में आप फोटो में आप देख सकते हैं सभी जानवरों को। योगी के आसन के नीचे 2 हिरण भी दिखाई देते हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति के अलावा मातृ देवी और वृक्षों यानी पीपल की भी पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से ही सूती कपड़े के अवशेष और विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु। यह संगीति बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद यानी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका आयोजन राजगीर में सप्तपड़ी गुफा में किया गया था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसी समय
बुद्ध के उपदेशों को सूत्र पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, जिसे कुड़िक के नाम से भी जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्राचीन भारत में महापाषाण यानी मेगालिथ का संबंध किससे है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कब्रों से। महापाषाण का अर्थ है बड़े पत्थरों से बनी कब्रें जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाई गई हैं। इन कब्रों के चारों ओर बड़े पत्थर घेरे के रूप में लगाए जाते थे ताकि पहचान बनी रहे। इन कब्रों में शवों के साथ लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल और काले लाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ब्रह्मगिरी एक ऐसा महापाषाणिक स्थल है जहाँ एक कब्र में 33 सोने के मनके मिले थे। यह संस्कृति लौह युग यानी आयरन एज से संबंधित मानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है खरोष्ठी लिपि किस दिशा से किस दिशा की ओर लिखी जाती थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दाएं से बाएं की ओर। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग उत्तर पश्चिम भारत में गांधार क्षेत्र में किया जाता था। सम्राट अशोक के मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी अभिलेख इसी लिपि में है। यह लिपि प्राचीन ईरानी यानी अरामी लिपि से विकसित हुई थी। भारत की अधिकांश अन्य प्राचीन लिपियां जैसे ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग मुख्य रूप से कुषाण काल तक ही रहा, उसके बाद यह लुप्त हो गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विक्रम संवत की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शकों पर विजय। उज्जैन के एक स्थानीय राजा विक्रमादित्य ने शकों को भारत से बाहर खदेड़ने की खुशी में इसे शुरू किया था। यह संवत 58 से 57 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। इतिहास में लगभग 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिनमें चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे प्रसिद्ध हैं। इसे मालवा संवत भी कहा जाता है क्योंकि मालवा के लोगों ने इसे बहुत बढ़ावा दिया था, यानी इसे मालवा संवत भी कहते हैं। यह चंद्रमा की गणना यानी लूनर कैलेंडर पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद आधुनिक प्रयागराज यानी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। यहाँ का प्रसिद्ध राजा उदयन था। कौशाम्बी जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रमुख केंद्र था। बुद्ध के समय यहाँ का शासक हर्यक वंश से संबंधित माना जाता था। यहाँ से सम्राट अशोक का प्रसिद्ध प्रयाग स्तंभ लेख मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। यह लगभग 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी। इसी संगति में जैन धर्म 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था। इसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। दूसरी जैन संगति गुजरात के वल्लभी में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विशाख दत्त। यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के विनाश की कहानी बताता है। इसमें चाणक्य की राजनीतिक चालों का विस्तार से वर्णन है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विसल यानी निम्न कुल का कहा गया है। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नामक एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा था। मुद्रा राक्षस में गुप्त काल के दौरान मौर्य इतिहास को लिखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, देवनागरी। अशोक के भारत में मिले अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। पाकिस्तान क्षेत्र के लेख खरोष्ठी में और अफगानिस्तान के लेख आरामी यानी यूनानी में हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी।
अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम 1750 में टिम्फे थेलर ने की थी। देवनागरी लिपि का विकास बहुत बाद में हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिलापतिकरम की नायिका खंडकी किस महाकाव्य की पात्र है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शिलापतिकरम की। इसे तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके लेखक चेर राजकुमार इलांगो अदिगल थे। यह कोवलन और खंडकी की दुखद प्रेम कहानी है। इसमें पांड्य राजा के अन्याय का वर्णन है। खंडकी को दक्षिण भारत में पतिनी यानी सती देवी के रूप में पूजा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गृहवर्ज यानी राजगृह। यह शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिससे यह अजेय था। इसका निर्माण बिंबिसार के समय प्रमुखता से हुआ था। अजातशत्रु ने यहीं प्रथम बौद्ध संगति करवाई थी। यहाँ सप्तपर्णी गुफा स्थित है। उदयन के बाद में राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र कर दी थी। उदयन ने बाद में राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र कर दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा किया जाता था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 6 समितियों द्वारा। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, यानी कुल 30 सदस्य। 5 × 6। ये समितियां नौसेना, रसद यानी सप्लाई, पैदल सेना, अश्वारोही, रथ सेना और हस्ती यानी हाथी सेना को देखती थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 6 लाख पैदल सैनिक थे। सेना के सर्वोच्च अधिकारी को सेनापति कहा जाता था। मौर्यों के पास एक अलग नौसेना विभाग भी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, महाविनिष्क्रमण। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए घर छोड़ दिया था। इस घटना का प्रतीक घोड़ा यानी कंटक माना जाता है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई। पहला उपदेश देना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एरन अभिलेख किस घटना का प्रथम साक्ष्य देता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सती प्रथा का। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है और गुप्त राजा भानुगुप्त से संबंधित है। इसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का जिक्र है। एरड़ वर्तमान मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। यह प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सती प्रथा पर पूर्व प्रतिबंध बहुत बाद में यानी 1829 में लगा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, विक्रम संवत का अन्य नाम क्या है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और बी है दोनों, यानी मालव संवत और कृत संवत, ये दोनों विक्रम संवत के ही नाम है। इसे मालवा के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने के कारण मालव संवत कहा गया। राजा विक्रमादित्य ने इसे 57 से 58 ईसा पूर्व में शुरू किया था। यह संवत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इसी संवत का पालन किया जाता है। यह शक संवत से लगभग 135 साल पुराना है। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन, जिसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।